by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। आज के शो में देखिए दुनिया के सबसे बड़े समुद्री सैन्य अभ्यास की कहानी क्या है। ट्रंप और बाइडेन भिड़े तो क्या हुआ, कौन जीता, किसकी लुटिया डूबी और ईरान में राष्ट्रपति चुनाव पूरा हुआ, किसकी किस्मत बदलने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। इसको रिम ऑफ द पैसिफिक RIMPAC रिमपैक के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत समेत 29 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस साल के अभ्यास में 150 लड़ाकू विमान, 40 जंगी जहाज, 3 पनडुब्बियां और करीब 25,000 सैनिक भाग ले रहे हैं। वैसे तो ये अभ्यास 1971 से लगातार होता आ रहा है, मगर इस बार की कहानी थोड़ी बदली है। वजह है दुनिया में मचा भू राजनीतिक घमासान। मसलन गाजा, यूक्रेन और सूडान में जंग चल रही है। रूस और अमेरिका अपने अपने मित्र देशों के साथ सुरक्षा समझौते कर रहे हैं और चीन ताइवान पर कब्जे के लिए आतुर है। इस बार के रिमपैक में इजराइल भी शामिल हो रहा है। इतिहास में ये तीसरी बार है। इजराइल की भागीदारी इसलिए भी खास है क्योंकि वो गाजा में पिछले 9 महीने से जंग लड़ रहा है। वो हमास के खात्मे और बंधकों की वापसी के मकसद से गाजा में घुसा था, मगर दोनों मकसद अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उल्टा उस पर मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं। कुछ देशों को छोड़कर पूरी दुनिया संघर्ष विराम की अपील कर रही है। इसलिए इजराइल के शामिल होने पर आपत्ति जताई गई है। इन्हीं वजह से रिमपैक पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। रिमपैक की स्थापना 1971 में हुई थी। इसके संस्थापक थे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इसका मकसद है अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के बीच संबंधों में मजबूती और इंडो पैसिफिक की त्रासदी और सुरक्षा सुनिश्चित करना। अमेरिका इसको लीड करता है। इसका मुख्यालय पर्ल हार्बर में है। पर्ल हार्बर वही जगह है जहां पर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने बमबारी की थी, जिसके बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। पर्ल हार्बर अमेरिका के हवाई स्टेट में पड़ता है। हवाई एक द्वीपीय राज्य है, अमेरिका की मुख्य ज़मीन से हज़ारों किलोमीटर दूर। अब सवाल यह है कि इस बार कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं। उन देशों के नाम हैं भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इजराइल, इटली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पेरू, साउथ कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और टोंगा। रिमपैक हर 2 साल पर जून और जुलाई के महीने में होता है। 2024 में ये 27 जून से 1 अगस्त तक चलेगा। क्योंकि ये कोई औपचारिक संगठन नहीं है, इसलिए इस अभ्यास में देशों की संख्या घटती या बढ़ती रहती है। उसी अनुपात में सैनिकों और जहाज़ों की संख्या भी कम और ज़्यादा होती रहती है। जैसे 2022 में 26 देश शामिल हुए थे, 2014 में 22 देशों ने हिस्सा लिया था। 1971 के शुरुआती साल में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका की सेनाएं शामिल हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका कांस्टेंट है, बाकी देश अदलते बदलते रहते हैं। एक और बात, इस युद्ध अभ्यास में दुनिया के लिए समुद्री जहाज़ों या विमानों की तैनाती अनिवार्य नहीं है। कालांतर में रिमपैक की खूब आलोचना भी हुई। सबसे ज़्यादा आपत्ति चीन और रूस की तरफ से आई। उनको इससे खतरा महसूस हो रहा था। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों ने भी खासा विरोध किया। इस सब के बाद आया साल 2014। इस साल रिमपैक का 24वां सैन्य अभ्यास होने वाला था। तारीख तय की गई 26 जून से 1 अगस्त। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऐसा क्या हुआ? 2 सबसे बड़े दुश्मनों ने एक साथ युद्ध अभ्यास किया। दरअसल अमेरिका ने चीन को इस युद्ध अभ्यास में शामिल होने का न्योता दिया। चीन ने कबूल लिया। उसने अपने 4 जहाज इसमें भेजे। ऐसा पहली बार हो रहा था जब रिमपैक का सबसे बड़ा आलोचक इसमें खुद शामिल हो रहा था। इसमें चौंकाने वाली एक वजह और थी। महीने भर पहले ही अमेरिका ने चीनी आर्मी से जुड़े 5 हैकर्स पर खुफिया जानकारियां चुराने के आरोप लगाए थे। इसलिए किसी को नहीं लग रहा था कि इस युद्ध अभ्यास में दोनों देश एक साथ आएंगे।
2016 के रिम्पैक में चीन फिर से दिखा। फिर 2018 में चीन को तीसरी बार बुलाया गया। चीन ने हामी भी भर दी, मगर एन मौके पर अमेरिका ने इनविटेशन कैंसिल कर दिया। आप पूछेंगे क्यों किया? इसका कारण था साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधि। चीन साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से को अपना हक बताता है। उन हिस्सों पर भी वो हक जताता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से उसकी सीमा से बाहर है। वहाँ ऐसे कई आइलैंड हैं जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। 2018 में चीन ने इन आइलैंड पर अपनी सेना बढ़ा दी, इसलिए अमेरिका ने इनविटेशन कैंसिल कर दिया। उसके बाद से चीन रिम्पैक में शामिल नहीं हुआ। 2022 में रिम्पैक एक बार फिर चर्चा में आया था। तब अमेरिकी संसद में बात चली थी कि इस अभ्यास में ताइवान को भी शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ चलते हैं। हमने रिम्पैक को और विस्तार से समझने के लिए पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर संकल्प गुर्जर से बात की। हमने उनसे पूछा कि इस साल का रिम्पैक खास क्यों है, क्या एक रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज है या इसके अलग अलग मायने निकलते हैं? वैसे देखा जाए तो ये रेगुलर ही एक्सरसाइजेस है, क्योंकि 1971 से ये शुरू हुए हैं और 2010 तक हर 4 साल के बाद होते थे। 2010 के बाद हर 2 साल के बाद हो रहे, 2012, 14, 16 ऐसे। सो वैसे देखा जाए तो रेगुलर है, बट इसके पीछे और इसके पहले जो हुआ है, जैसे रशिया के अध्यक्ष पुतिन गए थे नॉर्थ कोरिया, उसके बाद वो गए थे वियतनाम, अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा है, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट की वजह से इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस या ज्यादा महत्व अभी प्राप्त हो गया है। देखिए, चीन का दक्षिण समुद्री चीन में फिलीपाइंस के साथ अभी झगड़ा चलता रहा है। फिलीपाइंस की नेवी रिम्पैक में आने वाली है। जापान के साथ उनके झगड़े चलते रहते हैं, जापान की नेवी है उसमें। साउथ कोरिया अभी थोड़ा सा चिंतित है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच का पार्टनरशिप बढ़ता है, तो साउथ कोरिया की भी नेवी वहां पे जाने वाली है। तो ऐसे सब देश वहां पे जब जाएंगे तो एक उसका अलग महत्व उसको प्राप्त होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। चीन को 2014 और 2016 में रिम्पैक में बुलाया गया, फिर 2018 में न्योता वापस ले लिया गया। तब से चीन को नहीं बुलाया गया। चीनी अखबारों ने अपने संपादकीय में रिम्पैक की कड़ी आलोचना की है। क्या रिम्पैक का फोकस चीन को काउंटर करने तक ही सीमित है? इस बार का अगर आप कमेंट्री पढ़ेंगे इस रिम्पैक एक्सरसाइज के बारे में, तो बहुत ही एग्रेसिव तरीके का इन्होंने भाषा यूज किया हुआ है इन्होंने इस बार। तो इसका मतलब ये है कि चीन को ये समझ में आता है कि जब इतने सारे देश एक साथ आते हैं और उनके बीच का एक कॉमन फैक्टर होता है कि सबको चीन की बिहेवियर की वजह से डर लगता है। तो चाइना के ऊपर का फोकस ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि इनको एकत्रित करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज है, वरना ब्राजील हो गया, बेल्जियम हो गया, अमेरिका हो गया, मेक्सिको, इतने सारे अलग अलग तरह के देशों को एक साथ लाने वाला वैसा कोई फैक्टर रहता नहीं है। तो चीन के ऊपर फोकस है, बताया नहीं जाता है वैसे, क्योंकि अभी भी अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ेंगे तो आपको कहीं चीन दिखेगा नहीं उसमें। लेकिन ये क्लियर है कि ये सब देश जो है उनको चीन के बारे में थोड़ा सा कंसर्न है और रिम्पैक का वो एक बाइंडिंग फैक्टर बोला जा सकता है। रिम्पैक में भारत की क्या भूमिका है? इंडो पैसिफिक में तनाव के बीच भारत का स्टेक क्यों बढ़ जाता है? देखिए, रिम्पैक में भारत का पार्टिसिपेशन शुरू से था नहीं, वो पिछले 10 सालों से अभी बढ़ना शुरू हो गया है। इसके पीछे का 2 या 3 रीजंस हम ले सकते हैं। फर्स्ट है कि भारत को अमेरिका के साथ का जो अपना रिलेशनशिप है वो इम्पोर्टेंट है। रिम्पैक के पीछे का ड्राइविंग फोर्स अमेरिका होती है, तो ऑब्वियसली भारत का जाना वहां पे मैटर करता है। इंडिया की जो नेवी है उसका प्रभाव सब जानते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज सब जानते हैं। तो इंडियन नेवी का वहां पे होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है फॉर द स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऑफ द एक्सरसाइजेस। दूसरा बात यह होता है कि चाइना के बारे में कंसर्न भारत को भी लगता है, और जैसे चाइना इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, वैसे ये लॉजिकल स्टेप है कि भारत पैसिफिक में जाके अपना थोड़ा सा फुटहोल्ड बढ़ाए, थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। सो उसके लिए वो एक काम आता है। और तीसरा है कि पूरा अगर आप इंडो पैसिफिक का जियो पॉलिटिक्स देखेंगे, उसका ज्योग्राफी आप देखेंगे, तो इंडो पैसिफिक में जितने भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं भारत को अफेक्ट करता है। अगर जैसे ताइवान स्ट्रेट जैसे माना जाता है, ताइवान की खाड़ी में कुछ होता है
तो वो भारत को अफेक्ट करेगा, क्योंकि वहां से अंडर सी केबल जाता है और वो अंडर सी केबल्स के ऊपर ही हमारा पूरा आईटी सॉफ्टवेयर वो सब प्रोग्रेस जो होता है उसका वो डिपेंडेंट है। हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड पूरा पैसिफिक के थ्रू जाता है, यूएस के साथ ट्रेड है हमारा, कोरिया के साथ का ट्रेड है, तो उसके लिए भी इंडो पैसिफिक में जो कुछ भी होता है वो भारत के ऊपर सीधा इम्पैक्ट डालता है। तो इन सब चीजों को अगर आप एक साथ ज्वाइन करेंगे तो भारत का वहां पे होना जरूरी हो जाता है, नॉट जस्ट टू डेटर चाइना बट ऑल्सो टू सेफगार्ड इट्स ओन इंटरेस्ट। एंड इसके क्या होता है कि जब तुम्हारा एक नेवी पार्टिसिपेट करता है ऐसे एक्सरसाइजेस में, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस है, वहां पे भारत के अलावा और 28 देश है, तो उनके साथ के जो नेवी होती है, उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ आपका बातचीत बढ़ता है, उनके साथ आपका संपर्क आना शुरू हो जाता है, तो जिसे इंटरऑपरेबिलिटी बोला जाता है वो भी आगे जाके बढ़ने का चांस रहता है। तो ये सिर्फ एक या दो डायमेंशन नहीं, बहुत अलग अलग डायमेंशंस पे जाके देखेंगे तो इसका फायदा होता है सभी देशों को और भारत के लिए ज्यादा फायदा होता है। रिम्पैक्ट पर हमारी नजर बनी हुई है, इससे जुड़े अपडेट्स हम आपको लगातार ललन टॉप पर बताते रहेंगे। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहां 2024 की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट पूरी हो चुकी है। अक्टूबर 2020 के बाद डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन फिर से आमने सामने थे, बस रोल बदला था। तब ट्रंप अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब की बार बाइडेन। इस बार वाली डिबेट CNN ने आयोजित कराई। पारंपरिक तौर पर बहस से पहले दोनों प्रतिभागी हाथ मिलाते हैं, मगर बाइडेन और ट्रंप ने हाथ नहीं मिलाया, सीधे पोडियम पर खड़े हो गए। इससे तल्खी का अंदाजा हो गया। जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ी, इसका असर भी दिखा। किन किन मुद्दों पर बहस हुई? अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ट्रंप के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। फिर उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के ट्रंप के तरीके की आलोचना की। फिर बेरोजगारी की ओर ध्यान खींचा। ट्रंप ने टैरिफ 10% बढ़ाने की बात कही, इस तर्ज पर कि इससे अन्य देश अमेरिका को लूट नहीं पाएंगे। अर्थशास्त्रियों ने कई बार चेताया कि अगर टैरिफ में नाटकीय बढ़ोतरी की जाती है तो बाकी देश के साथ अमेरिका के व्यापार संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। विदेश नीति। बहस और गर्मा गई जब विदेश नीति का मुद्दा छिड़ा, खासतौर पर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी। ट्रंप ने यह मौका नहीं छोड़ा, उसे देश के इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन बता दिया। कहा, मैं अफगानिस्तान से बाहर जा रहा था, लेकिन हम गरिमा और ताकत के साथ निकल रहे थे। बाइडेन ने जवाब दिया, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब भी अफगानिस्तान में लोगों को मारा जा रहा था और उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। इसके जवाब में ट्रंप ने सैनिकों को बेवकूफ़ करार दिया। बाइडेन ने अपने दिवंगत बेटे ब्यू की याद दिलाई, जिन्होंने इराक में सर्व किया था और बाद में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी। बाइडेन ने कहा, मेरा बेटा लूजर नहीं था, बेवकूफ़ नहीं था, तुम बेवकूफ़ हो, तुम लूजर हो। फिर चर्चा हुई इमिग्रेशन पर। ट्रंप ने दावा किया कि बाइडेन अमेरिका की दक्षिणी सीमा को सुरक्षित करने में विफल रहे हैं। इससे देश में कई अपराधियों को शरण मिली है। यहाँ तक कह दिया कि मैं इसे बाइडेन माइग्रेंट क्राइम, प्रवासी अपराध कहता हूँ। बाइडेन ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि वो इमिग्रेशन के बारे में झूठ फैलाते हैं। कहा, अमेरिका अवैध अप्रवासियों का स्वागत नहीं करता। ट्रंप जो भी कहते हैं उनके समर्थन में उनके पास कोई डेटा नहीं होता। एक बार फिर वो अतिशयोक्ति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। गाजा और यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने सीधे सीधे कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन पर हमला करता ही नहीं। आगे बोले, अफगानिस्तान से अमेरिका को जाना इतना अव्यवस्थित था कि इसकी वजह से यूक्रेन में पुतिन की योजना को बल मिला। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में हमास इजराइल पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति थे तो ईरान दिवालिया हो चुका था। बाइडेन बहस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खींच लाए और बड़े कड़े रुख के साथ, सच तो यह है कि पुतिन एक युद्ध अपराधी हैं। उन्होंने हजारों लोगों को मारा है। आपको लगता है कि वो आपके होने से रुक जाते? आपको लगता है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद रुक जाएंगे? बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक सभी ने उनकी युद्ध विराम योजना पर सहमति जताई है। आगे बोले, केवल हमास युद्ध जारी रखना चाहता है। नेतन्याहू ने हमेशा यही कहा कि इजराइल ऐसे किसी समझौते पर सहमत नहीं होगा जिससे उसके मकसद पूरा होने से पहले ही युद्ध खत्म हो जाए। ट्रंप ने भी अपने जवाब में यही कहा कि असल में नेतन्याहू युद्ध जारी रखना चाहते हैं। गर्भपात, यह अमेरिका के पब्लिक डिस्कोर्स में भी एक विवादित विषय है। ट्रंप गर्भपात पर बैन के पक्षधर हैं, जबकि बाइडेन इसका विरोध करते हैं। डिबेट के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स का भी मुद्दा उठा।
ट्रंप के खिलाफ आरोप साबित हो चुके हैं। उन्होंने डैनियल्स के साथ अफेयर छिपाने के लिए पैसे दिए। इस मामले में जुलाई में उनको सजा सुनाई जा सकती है। जब बाइडेन ने डैनियल का मुद्दा छेड़ा तब ट्रंप ने कहा, मैंने किसी पॉर्न स्टार के साथ सेक्स नहीं किया। अब आप पूछेंगे कि इस डिबेट का रिजल्ट क्या रहा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। हालांकि डिबेट के बाद सर्वे में बाइडेन पीछे हैं। जानकारों के मुताबिक ट्रंप के अधिकतर बयान भ्रामक और झूठ भरे थे, मगर वो बाइडेन के मुकाबले ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखे। इसके बरक्स बाइडेन कई मौकों पर अटके। उन्हें शब्द ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसके चलते बढ़ती उम्र वाली बहस फिर से तेज हो गई। डेमोक्रेटिक पार्टी में अंदर खाने चर्चा हो रही है कि बाइडेन की जगह किसी और को चुनाव लड़ाया जाए। लोग पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा और कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम का नाम उछाल रहे हैं, मगर इस वक्त बाइडेन को रिप्लेस करना बेहद मुश्किल है। जानकारी ये भी कह रहे हैं कि इस डिबेट के बाद बाइडेन की उम्र का मुद्दा काफ़ी विषयों को पीछे छोड़ देगा। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में पॉलिसी एनालिस्ट आरोन काल को सुनिए। Focus, but President Biden got off to a much slower start than he would have hoped for. Incumbent presidents usually struggle in the first debate, although he especially did. Eventually regained his sea legs, but it took a while, and by then a lot of the audience may have tuned out because they typically don't watch the entire debate. I'd say that Trump probably won the debate, at least on points or a close contest, but he came into tonight ahead in a lot of the national polls and some of the battleground. Biden just didn't need a tie, or he needed a decisive win to give him some momentum and reduce the questions about his age. But tonight, in some of his nonverbal cues and just slow movements, is going to increase a lot of speculation about, does he have the age and stamina for another term in office? This will usurp him. And so the focus after this debate, a lot of the clips that will be replayed, is not the thing that President Biden wanted the focus to be on. But just the what's going to emerge from out of this is a big discussion about President Biden's age, which is the last thing he wanted following tonight's debate. अगली प्रेसिडेंशियल डिबेट 10 सितंबर को ABC न्यूज़ पर होनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी और भी अपडेट्स आपको लगातार लल्लन टॉप पर मिलते रहेंगे। अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। ये खबर भी चुनाव की है। 28 जून 2024 को ईरान में राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग हुई। वैसे ये चुनाव 2025 पे होना था, मगर इब्राहिम रईसी की मौत के चलते एक बरस पहले कराना पड़ा। 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में रईसी की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मोहम्मद मुकपेर को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। फिर फुल टाइम प्रेसिडेंट चुनने की कवायद शुरू हुई। पहले चरण में नामांकन मांगा गया। 500 से ज़्यादा इच्छुक लोगों ने नाम लिखवाया। फिर एप्लीकेशन पहुंचा गार्डियन काउंसिल के पास। गार्डियन काउंसिल 12 सदस्यों वाली संस्था है। ये 12 लोग इस्लाम के जानकार होते हैं। 6 की नियुक्ति सुप्रीम लीडर करते हैं, जबकि 6 सदस्यों को न्यायपालिका मनोनीत करती है। उनको अप्रूवल संसद से मिलता है। गार्डियन काउंसिल ये तय करती है कि चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है और कौन नहीं। 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में 700 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया था, मगर बैलेट पर सिर्फ 7 नाम गए थे। अब सवाल यह है कि आखिर किन किन को चुनाव लड़ने की इजाज़त मिली है। इसमें ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ, सांसद मसूद पेजेशकियान, न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े इंटरनेशनल मीटिंग्स में ईरान का पक्ष रखने वाले सईद जलीली, ईरान के पूर्व गृह और न्याय मंत्री मुस्तफ़ा पुरमोहम्मदी, तेहरान के मेयर अली रेजा ज़कानी, ईरान के मौजूदा उपराष्ट्रपति अमीर हुसैन गाजीज़ादेह हाशेमी। इनमें से ज़कानी और हाशेमी ने चुनाव से पहले नाम वापस ले लिया। अब मुकाबला केवल 4 उम्मीदवारों के बीच है। इसका रिजल्ट कब आएगा? वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद गिनती शुरू हो जाएगी। 29 जून को दोपहर तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। अगर पहले राउंड में किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिलते तो दूसरे राउंड की वोटिंग कराई जाएगी। इब्राहिम रईसी और ईरान की पॉलिटिक्स के बारे में हमने विस्तार से दुनियादारी के एक एपिसोड में बात की थी। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।